मैं हूं पूजा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का यूनिट 5 चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स। तो स्टूडेंट्स, इस यूनिट को मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। थोड़ी सी मेरी वीडियो लंबी होती है क्योंकि अब जो है एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, आपको पता है। तो उन ऑब्जेक्टिव टाइप्स को अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो है थोड़ा सा थॉरोली जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी। आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से जो है समझना पड़ेगा, तभी आप उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये मत सोचना कि बहुत लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। सेकेंड टॉपिक है एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। थर्ड टॉपिक कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज, इसमें अलग अलग पोस्चर डिफॉर्मिटीज हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन इंडिया। फिफ्थ टॉपिक स्पेशल कंसिडरेशन, उसमें मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन है। और सिक्स टॉपिक है हमारा 3 प्रॉब्लम फेस्ड बाय फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन, उसमें फीमेल एथलीट ट्राइड हैं ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स, इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे कि स्पोर्ट्स चिल्ड्रन और वीमेन के लिए क्यों जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं हर एक इंडिविजुअल की ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए स्पोर्ट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और अगर हम किसी बच्चे को छोटी उम्र में ही उसको हम फिजिकल एक्टिविटीज करवाते हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज करवाते हैं, तो उस बच्चे की मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा डेवलप होगा। उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी, जो कि लेटर एज में उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसी तरह वीमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होने के साथ साथ बहुत सारे जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं वो ब्रेक होते हैं। मेन और वीमेन में इक्वलिटी जो है वो डेवलप होती है। बहुत सारे लोग जो है वो लड़कियों को पार्टिसिपेट नहीं करने देते, तो उनको जो है एक मैसेज आता है सोसाइटी को कि वीमेन शुड आल्सो प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स। और इसके साथ साथ जो वीमेन जो है गेम में पार्टिसिपेट करती हैं वो दूसरी वीमेन से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं। हम आते हैं इस यूनिट के मेन टॉपिक पे, मोटर डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। मोटर का मतलब होता है मूवमेंट और मोशन। मूवमेंट मतलब घूमना फिरना। कोई भी काम जो है वो बिना मूवमेंट के नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखते हैं चलना फिरना, घूमना, किसी चीज़ को पकड़ना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये मूवमेंट के साथ ही होती हैं। और अगर हम अपनी मूवमेंट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसको डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व होना पड़ेगा और इसकी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मूवमेंट में, ताकि जो है हमारी बॉडी की मूवमेंट जो है वो डेवलप हो सके। जब हमारी बॉडी की मूवमेंट की डेवलपमेंट होती है तो इसके साथ साथ हमारी मसल्स की, हमारी बोन्स की और हमारी लिगामेंट्स की भी डेवलपमेंट होती है। अगर हम इसको सिंपल वर्ड में लिखना चाहें तो मोटर डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मूवमेंट्स फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। देर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। फर्स्ट है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस डेवलपमेंट का मतलब होता है इसमें लार्ज मसल्स की डेवलपमेंट आती है। जब हम चलते हैं, फिरते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं या कोई चीज़ को पकड़ते हैं तो लार्ज मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है इन सब एक्टिविटीज़ के अंदर। तो उस लार्ज मसल्स की मूवमेंट की डेवलपमेंट होना ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। सेकेंड है आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट। इसके अंदर जो है तो स्मॉल मसल्स की डेवलपमेंट आती है। जो मसल्स जो फाइन मूवमेंट करती हैं, जैसे लिखने का काम करती हैं या फिर ड्राइंग करनी है, पेंटिंग करनी है, जिसमें आईज और हैंड्स का कोऑर्डिनेशन होता है, जिसमें फाइन मूवमेंट होती है, तो वो मसल्स जो फाइन मूवमेंट करती हैं उसकी डेवलपमेंट को हम कहते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। नाउ मोटर डेवलपमेंट
डेवलपमेंट ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो मूवमेंट की डेवलपमेंट है वो अलग अलग स्टेजेस में किस तरह से होती है। तो इसको हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहली स्टेज है इन्फेंट स्टेज, जो कि 0 to 2 ईयर्स के अंदर आती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा कि उसकी अपने नेक पे या हेड पे कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे कुछ ही दिनों के अंदर सबसे पहले वो अपने हेड पे कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उसके आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन भी जो है वो डेवलप होता है। फिर वो अपनी लेग्स की मूवमेंट करता है, आर्म्स की मूवमेंट करता है। इस तरह से उसकी मूवमेंट जो है धीरे धीरे डेवलप होती रहती है। और फिर वो अपनी राइट टर्न या लेफ्ट टर्न करने लगता है। फिर जब वो राइट टर्न और लेफ्ट टर्न करना सीख जाता है, फिर वो जो है उल्टा होकर लेट जाता है। फिर उसके बाद वो क्रॉलिंग करना शुरू हो जाता है। क्रॉलिंग के बाद वो धीरे धीरे किसी स्पोर्ट से खड़ा होना सीखता है। और जब वो स्पोर्ट से अच्छे से खड़ा हो लेता है, फिर वो अपने आप से चलना भी सीखता है। पहले वो किसी चीज को पकड़ के चलता है, फिर उसके बाद वो खुद से चलना सीख जाता है। और आपने देखा होगा कि 2 साल तक जो है वो बच्चा अपने आप से अच्छी सी वॉकिंग करने लग जाता है और जो है स्टेयर पे चढ़ने लग जाता है। किसी भी चीज को वो पकड़ लेता है और थ्रो भी कर लेता है। तो इस एज तक जो है बच्चे की काफी मूवमेंट्स की जो है वो डेवलपमेंट हो जाती है। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जो कि 3 to 6 ईयर्स के बीच में होती है। तो इस एज के बीच में बच्चा जो है वो उसकी जो स्ट्राइड्स हैं उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, मतलब वो बड़े बड़े कदम रखने शुरू हो जाता है। वो रनिंग जो है उसकी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। स्टेयर पे चढ़ने की जो स्किल है वो उसकी काफ़ी डेवलप हो जाती है। काफ़ी फास्ट स्टेयर पे वो चढ़ जाता है। उसका आई हैंड का कोऑर्डिनेशन जो है वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो जाता है और वो बहुत सारी कंबाइंड मूवमेंट जो है इस एज में करने लग जाता है। नेक्स्ट है मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। ये स्टेज जो है 7 to 10 ईयर्स के बीच में आती है। इस एज में बच्चे जो है वो काफ़ी एनर्जेटिक और एक्टिव जो है हो जाते हैं। उसकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी डिवेल्प हो जाती है इस एज में। आई हैंड का कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी डिवेल्प हो जाता है। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन जो है वो भी इस एज में काफ़ी इम्प्रूव होता है बच्चे का। और इसके साथ साथ बच्चा जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज होने की उसकी जो डिज़ायर है वो काफ़ी बढ़ जाती है। बच्चा चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज हो। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड स्टेज। ये स्टेज जो है वो 11 to 12 ईयर्स के बीच में होती है। टीन एज से पहले की स्टेज है ये। इसमें बच्चे की जो है सेक्सुअल मैच्योरेशन जो है वो डेवलप होने लगती है। इस स्टेज में जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबी दिखाई देने लग जाती हैं और जो बॉयज़ हैं वो उनकी स्ट्रेंथ जो है गर्ल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा जो है डेवलप हो जाती है। स्टेज में बच्चा जो है बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो है वो भी सीखता है और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स में भी वो पार्टिसिपेट करता है। नो नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। फर्स्ट फैक्टर है हमारा हेरिडिटी। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी ऑर्गेनिक फंक्शनिंग जो है वो जीन्स के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों को भी उनकी मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड वो प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट फैक्टर, कि बच्चे को किस तरह का जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है। एक बच्चा है वो डेली पार्क में जाता है, गेम में पार्टिसिपेट करता है, जंपिंग करता है, थ्रोइंग करता है, कैचिंग करता है, क्लाइंब करता है, तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी मूवमेंट जो है वो ज़्यादा डेवलप हो पाएंगी। और एक बच्चा है वो अपने घर में ही रहता है, एक कमरे में बंद है, उसकी कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही, तो उस बच्चे की जो है प्रॉपर मोटर डेवलपमेंट नहीं होगी। थर्ड फैक्टर है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स अच्छी डाइट देना, बच्चे को न्यूट्रिटिव डाइट देना, बैलेंस डाइट देना। अगर बच्चा जो है वो बैलेंस डाइट नहीं लेगा, बच्चों की जो है मोटर डेवलपमेंट नहीं हो पाती। नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटीज़। बच्चा कितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। अगर वो सारा दिन लेटा रहेगा, बैठा रहेगा, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं करेगा, तो उसकी मोटर डेवलपमेंट भी नहीं होगी। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज। बच्चे को कितने मौके मिलते हैं फिजिकल एक्टिविटीज करने के।
एक बच्चा जो खेतों में पला है, बड़ा है, उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज होगी उस दूसरे बच्चे का कंपैरिजन में, जो बच्चा एक छोटे से कमरे के अंदर रहता है और कोई भी मूवमेंट नहीं करता, तो दोनों की मूवमेंट में काफी फर्क होगा। जो बच्चा खेतों में रह रहा है उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं फिजिकल एक्टिविटी करने की, और जो बच्चा एक कमरे में रहता है, बंद रहता है, फिजिकल मूवमेंट नहीं करता, उसको कम अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। नेक्स्ट है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। किसी भी तरह की कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटी होने के कारण भी बच्चे की जो है प्रॉपर मोटर डेवलपमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है सेंसरी इंपेयरमेंट। सेंसरी इंपेयरमेंट मीन सेंसर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जैसे किसी को ऊंचा सुनता हो या फिर वो तोतला बोलता हो, है कोई भी सेंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो ना, तो उसके कारण भी उसकी मूवमेंट में जो है प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब जो मोटापा है, ओबेसिटी के कारण जो है वो बच्चा ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी, वो बैठा रहेगा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, तो उसके कारण भी बच्चे की मोटर डेवलपमेंट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। Next is exercise guidelines at different stages of growth and development. इसमें हम पढ़ेंगे कि किस स्टेज में बच्चे की हमें किस तरह की एक्सरसाइज जो है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो सबसे पहली स्टेज है इन्फेंटहुड स्टेज। इन्फेंटहुड स्टेज जो है 0 to 2 ईयर्स के बीच में होती है। इसमें बच्चा सबसे पहले अपने हेड पे कंट्रोल करना सीखता है, तो उसको सबसे पहले वही एक्सरसाइज करवाए जाएं जो कि उसके हेड की कंट्रोल करने में हेल्पफुल हो। फिर उसके बाद जो है उससे आर्म से रिलेटेड एक्सरसाइज करवाए जाएं, लेग से रिलेटेड एक्सरसाइज करवाए जाएं। जैसे जैसे उसकी मूवमेंट बढ़ती जा रही है तो उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड उसकी कुछ एक्सरसाइज, कुछ मूवमेंट जो है अपने आप से करवाएं। उसके बाद बच्चा जो है जब किसी वो ऑब्जेक्ट को पकड़ने लगता है या फिर वो क्रॉल करने लगता है, तो उसको कोई टॉय दिया जाए या फिर कोई ऑब्जेक्ट दिया जाए, ताकि वो उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने में या फिर उस टॉय को पकड़ने में एफर्ट्स करे और उसकी फिजिकल मूवमेंट जो है वो डिवेल्प हो। इस एज में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिर्फ लाइट एक्सरसाइज ही बच्चे को करवाई जाए, क्योंकि इस एज में बच्चे की जो बोन्स होती हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, और अगर हम हार्ड एक्सरसाइज करवाएंगे तो उसकी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो सकती है बड़े होकर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बच्चे को 1 साल से पहले चलना सिखाने लग जाते हैं, 7-8 महीने में बच्चे को हम पकड़ के चलना सिखा देते हैं, तो उस एज में बच्चे की बो लेग्स हो सकती हैं, नी नॉकिंग हो सकती है या फ्लैट फुट हो सकता है। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ये स्टेज जो है 3 to 6 ईयर्स के बीच में आती है। इस एज में बच्चे को जो है रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, ये सारी एक्टिविटीज जो हैं उसकी लाइफ में इन्वॉल्व करनी चाहिए। वो गेम्स जो है वो कंडक्ट करवाएं जिसमें बहुत ही सिंपल रूल्स हों, बहुत हार्ड रूल्स गेम्स के अंदर ना हो, और बच्चे को जो है ज़्यादा एम्फसाइज किया जाए पार्टिसिपेशन में, ना कि कंपटीशन में। इस एज में बिल्कुल बच्चों को कंपटीशन नहीं देना। अगर हम इस एज में बच्चे को जिम्नास्टिक या स्विमिंग में ट्रेन करें तो वो बच्चा जो है वो बड़े होकर किसी भी एक्टिविटी में अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो बहुत अच्छा खिलाड़ी वो बन सकता है। नाउ नेक्स्ट स्टेज है मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। ये स्टेज जो है 7 to 10 ईयर्स के बीच में आती है। इस एज में थोड़ी सी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। इस एज में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज बच्चे को करवानी चाहिए, और ज़्यादा एम्फसाइज दिया जाना चाहिए टीम गेम्स के अंदर, क्योंकि बच्चा इस एज में टीम्स में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, उसमें ज़्यादा अच्छा उसका पार्टिसिपेशन रहता है। और जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ वो प्लान वे में होनी चाहिए, उसमें थोड़ा वो जो है रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो ऐड कर देने चाहिए। और इसके साथ साथ जो है जो एक्टिविटीज़ करवाई जाए फिजिकल एक्टिविटीज़, वो जो है ये एंटरटेनमेंट जो है उसके अंदर जरूर होना चाहिए और प्लेजेंट मेथड में होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो गेम के अंदर एंजॉय करे। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड स्टेज, जो कि आती है 11 to 12 ईयर्स के बीच में। इस एज में बच्चे की मैच्योरेशन जो है, सेक्स मैच्योरेशन जो है वो बिगिन हो जाती है। इस एज में बच्चे को जो है वो कंपटीशन लेवल दिया जाना चाहिए। एक्टिविटीज़ करवाई जाएं वो एक प्लान्ड वे में होनी चाहिए, विद रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। प्रॉपर रूल्स जो हैं उसको फॉलो करते हुए एक्टिविटीज़ करवाई जानी चाहिए।
और इस एज में बच्चा जो वो चाहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करे और वो अपना बेस्ट परफॉर्म करे। नेक्स्ट है एडोलसेंट एज, जो कि 13 to 19 ईयर्स, इसको हम टीन एज भी बोलते हैं। एडोलसेंट एज के अंदर जो है वो बच्चे को कुछ एरोबिक एक्सरसाइज करवानी चाहिए, मॉडरेट टू विगरस एक्टिविटीज़ जो है कम से कम 1 घंटे से लेकर 2-3 घंटे तक बच्चा जो है एक्टिविटी करे, और ऐसी एक्सरसाइज करवानी चाहिए जिसमें उसकी मसल की स्ट्रेंथ हो और बोन्स की स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप हो। एडल्टहुड स्टेज जो कि 19 to 40 ईयर्स के अंदर आती है, इस एज में जो है वीक में 5 डे जो है मॉडरेट टू इंटेंसिव एक्टिविटीज होनी चाहिए, कम से कम 1 घंटे के लिए। वेट ट्रेनिंग कर सकता है अपनी बोन्स की स्ट्रेंथ और मसल्स की स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, और मॉडरेट जो है स्ट्रेंथ एक्टिविटीज जैसे पुशअप्स हैं, सिटअप्स हैं, ये भी जो है वो कर सकते हैं इस एज में। नो नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज ऑन चिल्ड्रन। अगर बच्चा जो है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसकी लाइफ में। फर्स्ट है हमारा बिल्ड हेल्दी मसल्स। अगर बच्चा रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो उसकी मसल जो है उसकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है, उसकी एनर्जी लेवल जो है वो काफ़ी बूस्ट हो जाता है अगर वो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करता है। उसके साथ साथ डाइजेशन जो है वो भी इम्प्रूव होता है, वेट को कंट्रोल करती है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ओबेसिटी नहीं आती, फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी वो बढ़ती है रेगुलर एक्सरसाइज करने से, और जितने भी हमारी बॉडी के सिस्टम्स हैं या फिर ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करने लग जाते हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से हमें ये क्योर करती है। तो एक्सरसाइज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर, ये हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। Now next topic of this unit is common postural deformities and their corrective measure। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पोस्चर क्या होता है। पोस्चर का मतलब होता है पोजीशन ऑफ द बॉडी। जब हम लेटते हैं, खड़े होते हैं या बैठने हैं, वो हमारा एक पोस्चर है, वो हमारी एक बॉडी की पोजीशन है। तो करेक्ट पोस्चर क्या होता है? करेक्ट पोस्चर का मतलब हमारी बॉडी की वो पोजीशन जिसमें हमें कम से कम थकावट हो। जैसे हम बैठे हैं तो उस पोजीशन में हमारी बॉडी को थकावट नहीं होनी चाहिए, वो करेक्ट पोजीशन होता है। तो नेक्स्ट है हमारा पोस्चरल डिफॉर्मिटीज क्या होती हैं। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती हैं डिफॉर्मिटीज इन द स्केलेटल स्ट्रक्चर। जो हमारा स्केलेटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिफॉर्मिटीज होना, उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन ना होना जो है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कहलाती है। तो जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। फर्स्ट पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज स्पाइनल कर्वेचर। इस डिफॉर्मिटी में जो है स्पाइन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम होती है। जो स्पाइन है वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे ना होकर उसमें कर्व आ जाता है, फॉरवर्ड कर्व, साइडवर्ड कर्व या फिर बैकवर्ड कर्व आ जाता है, जिसके कारण वो प्रॉपर जो है अपनी पोजीशन पर नहीं रहती है। फ्रेंड्स, स्पाइनल कर्वेचर से रिलेटेड कुछ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं। फर्स्ट है कायोफोसिस। कायोफोसिस को हिंदी में हम आगे की तरफ कुबड़ बोलते हैं। कायोफोसिस में क्या होता है, जो अपर बैक होती है यहाँ पे ये इस आगे की तरफ जो है बेंड हो जाती है। कायोफोसिस इज राउंडिंग ऑफ अपर बैक, जिसको हम हंच बैक भी बोलते हैं या फिर राउंड बैक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपकी अपर बैक है इसमें जो आपका बैकवर्ड कर्व है ये इंक्रीज हो जाता है और जो फॉरवर्ड कर्व है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण आपकी जो स्पाइन है अपर बैक से स्पाइन जो है वो फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाती है। कॉजेज ऑफ कायोफोसिस। कायोफोसिस होने के बहुत सारे कारण होता है। सबसे मेन कारण होता है इसका आगे की तरफ बेंड होकर चलना। कुछ लोग जो हैं वो आगे की तरफ बेंड करके चलते हैं। ये वीक मसल्स के कारण भी होती है, माल न्यूट्रिशन के कारण भी होती है। अगर कोई प्रॉपर न्यूट्रिटिव डाइट नहीं लग रहा, कैल्शियम और विटामिन डी की मेनली कमी के कारण ये होती है। इलनेस के कारण होती है कि अगर किसी को लंबे समय से कोई बीमारी है तो उसके कारण ये हो सकती है।
है, कोई बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनता है उसके कारण ये हो सकती है, मसल्स जो हैं उनकी वीकनेस के कारण भी हो सकती है, और एक और बहुत बड़ा कारण है कि कुछ लोग जो है अपने कंधों पे बहुत हैवी लोड जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक उठा कर रखते हैं, या फिर वो रूटीन में उठाते हैं ज़्यादा हैवी वेट अपने शोल्डर पर, तो उसके कारण ये कायाफोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। क्वेश्चन ऑफ कायाफोसिस, हमें आगे बेंड कर कर नहीं चलना चाहिए, हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना चाहिए। कंधों पर हैवी लोड जो है वो लंबे समय तक नहीं उठाना चाहिए। अच्छी डाइट लेनी चाहिए, न्यूट्रिटिव डाइट लेनी है, और डाइट के अंदर मेनली कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए। ज़्यादा टाइट कपड़े जो है वो नहीं पहनने चाहिए। और इसके कुछ करेक्टिव मेजर्स हैं कि अगर किसी को कायाफोसिस की प्रॉब्लम हो गई है तो उसको हम कुछ एक्सरसाइज के द्वारा, कुछ आसन्स के द्वारा उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्सरसाइज हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो आपकी बैक है वो ऊपर से आगे की तरफ बेंड हो जाती है, तो इसमें हमने सारी एक्सरसाइज जो है वो बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज करनी है। खड़े होकर आप जितना पीछे की तरफ बेंड हो सकते हैं वो सारी एक्सरसाइज करें। उसके साथ साथ जो है कुछ आसन हैं, जैसे चक्रासन है, धनुरासन है, भुजंगासन है, ये सारे आसन वो हैं जिसमें आपकी जो अपर बैक है वो ऊपर की तरफ जो है बेंड होती है, बैकवर्ड बेंडिंग होती है उसमें सब में, तो इसलिए ये सारे आसन परफॉर्म करने चाहिए। स्विमिंग जो है इसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव है, अगर रेगुलर स्विमिंग करें तो ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। और इसके साथ साथ जब सोते हैं तो उस समय जो बैक है उसके नीचे एक पिलो रखना चाहिए ताकि वो जो कर्व बना हुआ है वो ठीक हो सके। नेक्स्ट स्पाइनल कर्वेचर इज लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में क्या होता है, इसमें पीछे की तरफ कुबड़ होता है। इन दिस देर इज एन इनवर्ड कर्व ऑफ द स्पाइन, इसमें इनवर्ड कर्व होता है स्पाइनर, एंड इट इज एन इंक्रीज फॉरवर्ड कर्व इन द लंबर रीजन। लंबर रीजन कहाँ होता है, बिल्कुल जो आपकी लोअर बैक है, इसमें जो आपकी स्पाइन है उसके सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है लंबर होता है, जस्ट आपकी नाभि के पीछे। यहाँ से जो स्पाइन है वो फॉरवर्ड बेंड हो जाती है, जिसके कारण स्पाइन फॉरवर्ड बेंड होने के कारण जो पेट जो है वो आगे की तरफ निकल जाता है। तो इन दिस एब्डोमिनल कम आउट ऑफ द बॉडी, इसमें पेट बाहर की तरफ हो जाता है और पीछे से लंबर रीजन से एक कर्व बन जाता है, स्पाइन में एक कर्व आ जाता है, और इसमें शोल्डर्स जो है वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो इसको हम ऑफ लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस होने के कुछ कारण है। सबसे पहला कारण है अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं, तो अगर आपकी बॉडी के अंदर ओबेसिटी ज़्यादा है, आप ज़्यादा फैट लेते हैं जिसके कारण मोटापा ज़्यादा हो गया है, तो हो सकता है प्रॉपर जो है डाइट ना लेने के कारण, या फिर न्यूट्रिटिव डाइट ना लेने के कारण हो सकता है, मसल्स आपकी वीक हों उसके कारण हो सकता है, प्रॉपर आप सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन ना होने के कारण हो सकता है, और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते या प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते उसके कारण भी लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो है ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, फैट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए ताकि ओबेसिटी ना हो, और डाइट जो है वो न्यूट्रिटिव डाइट लेनी चाहिए। आपकी डाइट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होने चाहिए। आप जो वेट जब उठाते हैं तो अपनी बॉडी को करेक्टिव मेजर्स ऑफ लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस को ठीक करने की कुछ एक्सरसाइज हैं। इसमें आपको सभी वो एक्सरसाइज करनी है जिसमें हम बॉडी को फॉरवर्ड बेंड करते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पाइन का कर्व है ऊपर से बैकवर्ड बेंड होता है, तो आपने सभी फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज करनी है। जैसे आप जो है आगे की तरफ झुकते हैं, दोनों हाथों से पैरों को टच करते हैं, तो वो करनी है। अपोजिट टो टच जो है वो एक्सरसाइज करनी है आपको। आसनों में आपको पश्चिमोत्तानासन और हलासन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, साथ साथ आप सिटअप्स जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं।
तो ये सारी एक्सरसाइज हैं लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम ठीक करने की। नेक्स्ट इज स्कोलोसिस। स्कोलोसिस में क्या होता है कि जो स्पाइन है उसका साइडवेज कर्व होता है, या राइट साइड कर्व होता है स्पाइन का, या फिर लेफ्ट साइड कर्व होता है, जिसमें जो स्पाइन की शेप जो है सीधी सी या फिर उल्टी सी जो है वो बनती है। और कई बार जो कर्व होता है वो डबल कर्व होता है, जिसमें स्पाइन की शेप जो है वो एस की शेप में हो जाती है। तो एक शोल्डर नीचे की तरफ चला जाता है स्कोलोसिस के अंदर। तो ये स्कोलोसिस के प्रॉब्लम के जो कारण है, मेन कारण है, सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि कई बार क्या होता है कि एक ही साइड पे जो है वेट को उठाते हैं, तो एक साइड पे हैवी वेट को उठाना लगातार, वो हो सकता है जैसे बच्चे हैं एक ही साइड पे अगर बैग को रूटीन में उठाएं तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। वीक मसल्स के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार किसी व्यक्ति की एक लेग छोटी होती है उसके कारण हो सकती है, या फिर एक साइड जो फुट है वो फ्लैट होता है उसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है प्रिकॉशन। इसमें प्रिकॉशन क्या लेने हैं कि एक साइड वेट को ना उठाकर वेट को चेंज करते रहना चाहिए, कभी राइट शोल्डर पे कभी लेफ्ट शोल्डर पे, जिससे कि जो है शोल्डर, एक ही शोल्डर के ऊपर बर्डन ना पड़े। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, और इसके साथ साथ अगर हम लंबा चलते हैं वेट उठाकर तो वो अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है करेक्टिव मेजर्स इसके। तो इसमें करेक्टिव मेजर्स में क्या करना है कि आपकी जो स्पाइन है वो उसका साइड कर्व बनता है, तो अगर आपका राइट शोल्डर नीचे की तरफ टिल्ट हो रहा है तो आपको अपोजिट साइड की एक्सरसाइज करनी है। जैसे आपको लेफ्ट शोल्डर को साइड बेंडिंग की एक्सरसाइज करवानी है, और अगर आपका लेफ्ट शोल्डर डाउनवर्ड है तो आपको राइट शोल्डर की साइडवेज एक्सरसाइज करवानी है। ठीक है, जिसमें आप परफॉर्म कर सकते हो हॉरिजॉन्टल वार को पकड़ के उसको उसके ऊपर लटकना है, जिसके कारण आपकी शोल्डर जो है वो स्ट्रेट हो जाए। उसके साथ साथ स्विमिंग जो है वो काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है इसमें, और खासकर जो है ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमिंग जो है उससे ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। आसनों में अगर हम करें तो त्रिकोण आसन और अर्ध चक्र आसन जो है वो काफ़ी इफेक्टिव है। साइड बेंडिंग एक्सरसाइजेज जो है वो आप कर सकते हैं इसमें। और सेकंड डिफॉर्मिटी इज फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में ये डिफॉर्मिटी जो है वो फीट से रिलेटेड है। इस डिफॉर्मिटी के अंदर जो पैर है उसकी जो आर्च होती है वो एब्सेंट होती है, और जो पैर है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। इसमें बच्चों को चलने फिरने या भागने में काफ़ी दिक्कत आती है। और इस डिफॉर्मिटी को चेक करने के लिए जो है फुटप्रिंट टेस्ट है। इसमें आप जो है कलर्ड वाटर में जो है पैर डिप करके आप उसको जमीन पर चेक कर सकते हैं। अगर पूरा आपका पैर जो है प्रिंट हुआ है जमीन पर तो आपको फ्लैट फुट है, अदरवाइज आपको फ्लैट फुट नहीं है। इसके कुछ कॉजेज हैं फ्लैट फुट होने के। सबसे पहला कारण है ओबेसिटी। अगर बच्चा जो है वो ओबीज है तो फ्लैट फुट हो सकता है। छोटी उम्र में अगर हम बच्चे को चलना सिखा दें उसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। मसल्स की वीकनेस होने के कारण, और प्रॉपर न्यूट्रिटिव डाइट जो है वो ना लेने के कारण, और जो शूज़ हैं वो हाई हील्ड के डालने के कारण, या फिर उनकी क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके कुछ प्रिवेंशंस हैं कि छोटी एज में बच्चे को जो है वो चलना नहीं सिखाना चाहिए। ओबेसिटी जो है उसका ध्यान रखना चाहिए कि ओबेसिटी डेवलप ना हो बच्चों के अंदर, और प्रॉपर डाइट जो है वो न्यूट्रिटिव डाइट लें बच्चे, और जो जूते हैं अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए जो बच्चे के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हों। और इस डिफॉर्मिटीज़ को ठीक करने के करेक्टिव मेजर्स हैं। पहला करेक्टिव मेजर है कि बच्चे को जो है टोज पे और हील्स के ऊपर जो है वो वॉक करे। सेकंड जो है एक वुडन स्टेयर केस आता है, उसके बीच में पैर रख के जो है वो वॉक करे। स्किपिंग रोप इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और आसनों में देखें हम तो ताड़ आसन और वज्र आसन जो है इसमें काफ़ी हेल्पफुल है। और एक एक्सरसाइज और है कि आप जो है अपनी टो से मार्बल्स को पिक करें, और उससे भी ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो सकती है।
नेक्स्ट पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज नॉक नी। नॉक नी का मतलब होता है घुटनों का आपस में टकराना। इसमें जब कोई व्यक्ति नॉर्मल पोजीशन पे खड़ा होता है तो उसके जो नीज हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं या ओवरलैप करते हैं, जिसमें जो व्यक्ति जो है उसको चलने में या फिर भागने में काफी परेशानी आती है। इसमें जब नीज आपस में जो है जुड़ते हैं तो जो आपकी एंकल है उनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो काफी इंक्रीज हो जाता है। कॉजेज का जो है ओवरवेट है उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। छोटी उम्र में अगर हम बच्चों को चलाना सिखा दें तो हो सकती है। नंगे पैर अगर बच्चा जो है वो ज्यादा देर चलता है तो हो सकती है। प्रॉपर शूज ना डालने की वजह से हो सकती है। मसल्स वीक होने की वजह से हो सकती है। और प्रॉपर न्यूट्रिटिव डाइट ना लेने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी कुछ प्रिवेंशंस हैं कि बच्चों को जो है छोटी एज में चलना नहीं सिखाना चाहिए, ओबेसिटी ना हो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिटिव डाइट लेनी चाहिए, जो शूज बच्चा डालता है वो प्रॉपर जो है उसकी फिटिंग के होने चाहिए और उसको कंफर्टेबल होने चाहिए। और जो है कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो प्रॉपर अमाउंट में बच्चे लें। उसके साथ साथ इसकी करेक्टिव मेजर्स हैं। करेक्टिव मेजर्स में अगर किसी को नॉक नी की प्रॉब्लम है तो उसको सोते हुए रात को उसके नीज के बीच में जो है वो पिल्लो रख सकते हैं और नीचे से जो पैर हैं उनको आप किसी कपड़े के साथ बांध सकते हैं। हॉर्स राइडिंग एक्सरसाइज जो है वो इसमें काफ़ी इफेक्टिव रहती है और बच्चा जो है वो प्रॉपर बैलेंस डाइट ले। और अगर हम आसन की बात करें तो पद्मासन और गोमुख आसन जो है इसमें काफी इफेक्टिव रहेगा। वॉकिंग कैलिपर जो है वो यूज करें। नाउ नेक्स्ट पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज बो लेग्स। बो लेग्स जो है वो नॉक नी का रिवर्स होता है। इसमें जो है नीज के बीच में गैप जो है वो ज्यादा होता है और एंकल के बीच में जो है गैप नहीं होता, वो आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं या एक दूसरे को टच करते हैं। बो लेग्स के कारण बो लेग्स जो है वो अगर बच्चे को हम छोटी एज में चलना सिखा दें उसके कारण हो सकता है। ओवर वेट के कारण हो सकता है। अगर बच्चा प्रॉपर डाइट ना ले या फिर लंबे समय तक जो है वो खड़ा रहे बच्चा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ प्रिकॉशन अगर हम बात करें तो प्रिकॉशन में बच्चे को जो है वो छोटी उम्र में नहीं चलाना चाहिए। ओबिसिटी जो है वो नहीं होने देनी चाहिए बच्चों को, प्रॉपर डाइट दी जानी चाहिए, लंबे समय तक बच्चा जो है वो खड़ा ना रहे और शूज जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। नेक्स्ट है करेक्टिव मेजर्स। बो लेग्स है उसको ठीक करने की कुछ एक्सरसाइजेस हैं, जैसे नीज के बीच में गैप जो है वो ज्यादा होता है तो इसमें क्या करते हैं, नीज के बीच में किसी क्लॉथ के साथ जो है वो बांध देते हैं नीज को और जो एंकल है उनके बीच में पिल्लो रखते हैं जब बच्चा सो रहा होता है। और इसके साथ साथ जब बच्चा खड़ा होता है तब भी आप उसकी नीज को किसी कपड़े के साथ बांध के तब वो चले। और जो इनर एज है फीट की, इनर एज पे बच्चा चले और स्कीपिंग जो है वो कर सकता है, टोज के ऊपर चले। हो लेग्स के करेक्टिव मेजर्स हैं, बच्चे को जो है इनर एज ऑफ द फीट पे जो है वो चलाना चाहिए, उसके नीज के बीच में पिल्लो रखना चाहिए और जो एंकल हैं उनको आप कपड़े के साथ जो है वो बांध देना चाहिए जब बच्चा सो रहा हो। और इसके साथ साथ जो है कुछ आसन है जैसे पश्चिमोत्तान आसन है, पादहस्त आसन है, उसको परफॉर्म जो है कर सकते हैं। और विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, डाइट जो है वो प्रॉपर लेना चाहिए, लंबे समय तक बच्चे को जो वो खड़ा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि जो शोल्डर्स हैं वो राउंड हो जाते हैं और कई बार वो आगे की तरफ जो है वो बेंट हो जाते हैं, जिसको हम राउंड शोल्डर बोलते हैं। कॉजेज ऑफ राउंड शोल्डर्स, राउंड शोल्डर होने के कारण है कुछ लोग जो है डेस्क पे काम करते हैं तो आगे झुककर काम करते हैं, उसके कारण हो सकती है, या फिर हम आगे झुककर चलते हैं या खड़े होते हैं इसके कारण हो सकती है। शोल्डर्स के ऊपर हैवी वेट उठाने के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके कुछ प्रिवेंशन है कि हमें लंबे समय तक जो है वो चलना या बैठना नहीं चाहिए आगे झुककर, और टाइट फिटिंग क्लोथ जो है वो भी नहीं डालने चाहिए और अच्छी प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। करेक्टिव मेजर्स हैं इसको जो है राउंड शोल्डर को ठीक करने के।
एक तो जो है बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज करें, इसमें चक्रासन कर सकते हैं, इसमें और धनुरासन जो है वो कर सकते हैं। इसमें दोनों हाथ पीछे कमर पे रख के पीछे बेंड कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल बार जो है उसको होल्ड करें, उसके ऊपर जो है हैंग करें बॉडी को। शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं, दोनों हाथ शोल्डर पे रख के रोटेट करना है शोल्डर्स को। वो एक्सरसाइज इसमें काफी इफेक्टिव होती है। बच्चे को अच्छी जो है न्यूट्रिटिव डाइट लेनी चाहिए ताकि उसको ये प्रॉब्लम ना हो। Now next topic of this unit is sports participation of women in India। अगर हम स्पोर्ट्स की हिस्ट्री की बात करें, एंशियंट ओलंपिक्स से शुरू करें हम, तो एंशियंट ओलंपिक्स के टाइम वीमेन जो है वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। इवन जो है वो गेम को देख भी नहीं सकती थी। उसके बाद जो है 1896 में जब मॉडर्न ओलंपिक्स गेम शुरू हुए तब भी वीमेन ने किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद सेकेंड मॉडर्न ओलंपिक्स 1900 में सिर्फ 22 वीमेन ने ही पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जो 1904 में जब हुए तो सिर्फ 6 वीमेन ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद जो है लगातार वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ता रहा और लगभग 100 साल बाद, मॉडर्न ओलंपिक्स के शुरू होने के 100 साल बाद सिडनी ओलंपिक्स जब हुए 2000 में, तो उस टाइम जो है 4069 वीमेन ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। फिर धीरे धीरे जो है वीमेन की पार्टिसिपेशन जो है वो स्पोर्ट्स में बढ़ने लगी। इंडियन वीमेन की पार्टिसिपेशन की बात करें स्पोर्ट्स के अंदर, तो पीटी उषा ने 1984 में पार्टिसिपेट किया था एथलेटिक्स में और उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद 2000 ने कर्णा मल्लेश्वरी ने जो है वेट लिफ्टिंग में पहला मेडल जो है वो इंडिया के लिए लाया, ब्रॉन्ज मेडल। और उसके बाद 2012 में जो है जब लंदन में ओलंपिक्स हुए तो साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में मेडल लाया और एमसी मैरी कॉम ने जो है वो बॉक्सिंग में मेडल लाया। दोनों के जो है ब्रॉन्ज मेडल रहे। उसके बाद अगर हम लास्ट मॉडर्न ओलंपिक्स की बात करें जो कि रियो में हुए थे, उसमें जो है साक्षी मलिक ने जो है उसने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल लाया और पीवी संधू ने जो है उसने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल लाया और दीपा करमारकर जो है उसकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही जिम्नास्टिक के अंदर, क्योंकि जिम्नास्टिक में फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया की किसी लड़की ने पार्टिसिपेट किया था। तो इससे ये हमें पता चलता है कि इंडिया में वीमेन की पार्टिसिपेशन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन अभी भी जो है वीमेन को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि लोग जो है स्पोर्ट्स में जो वीमेन जाती हैं उनको काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं। सोसाइटी जो ये मानती है कि वीमेन जो है ये स्पोर्ट्स उनके लिए नहीं है, स्पोर्ट्स जो है वो मेल के लिए है। तो इसलिए जो वीमेन है वो अपना किचन में रहें और खाना बनाएं। तो वीमेन का काम जो है खाना बनाना है, स्पोर्ट्स में या ग्राउंड में जाना वीमेन का काम नहीं है। लेकिन फिर भी वीमेन्स जो है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं स्पोर्ट्स के अंदर और बहुत सारी अचीवमेंट्स जो है वो वीमेन की आ रही है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज रीज़न फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन इंडिया। बहुत सारे रीज़न है वीमेन की पार्टिसिपेशन के कम होने के। तो फर्स्ट रीज़न है लेजिस्लेशन। 1972 में अमेरिका में एक कानून बनाया गया जिसमें जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उनको फाइनेंशियल एड जो है वो प्रोवाइड की गई, ताकि लड़कियों के लिए अलग से फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड किए जाएं, उनके लिए इक्विपमेंट्स, उनके लिए ग्राउंड, अलग से कोचेस, ये सब प्रोवाइड किया गया। तो ये प्रोवाइड करने से क्या हुआ कि वीमेन की पार्टिसिपेशन जो है वो स्पोर्ट्स में बढ़ी। तो अब हम देखते हैं कि वहाँ पे वीमेन्स जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है उनकी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन। तो इसी तरह हमारे इंडिया के अंदर भी जो है कुछ कानून बनाए जाने चाहिए जिसमें लड़कियों को जो है अलग से फैसिलिटीज़ दी जाए, उनको अलग से कोचेस दिए जाएं, ताकि जो है वो कंफर्टेबली वहाँ पर जाकर अपनी कोचिंग कर सकें, गेम में पार्टिसिपेट कर सके। सेकंड है लैक ऑफ टाइम। हमारे इंडिया में हम देखते हैं कि लड़कियों के पास जो है लेजर टाइम नहीं है, वो उनको थोड़ा सा भी अगर समय मिलता है तो हाउस होल्ड में जो है वो अपना टाइम जो है वो लगा। नेक्स्ट लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। लड़कियों में जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की
कमी होती है, ये कारण है मेल डोमिनेंट कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्पोर्ट्स जो है वो मेल के लिए है। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्पेक्टेटर्स एंड नो कवरेज ऑफ वीमेन स्पोर्ट्स, आपने देखा होगा कि लोगों का जो है वीमेन स्पोर्ट्स में देखने का इंटरेस्ट कम होता है, जिसकी वजह से मीडिया भी जो है वो वीमेन स्पोर्ट्स को कम दिखाता है, क्योंकि उसमें मीडिया को ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। तो ये कारण है कि वीमेन्स जो है स्पोर्ट्स जो है वो प्रमोट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, लैक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एज अ रोल मॉडल। स्पोर्ट्स के अंदर रोल मॉडल जो है बहुत कम है। अगर रोल मॉडल ज़्यादा होंगे तो लड़कियां जो है उनको फॉलो करेंगी और गेम में पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ेगा, तो ये भी एक कारण है। नेक्स्ट इज लेस नंबर ऑफ वीमेन कोचेस। वीमेन कोचेस जो है नंबर में बहुत कम है, अगर वो ज़्यादा हो तो जो है वीमेन जो है वो कंफर्टेबली वहाँ पर जा सकती हैं पार्टिसिपेशन करने के लिए। उसके बाद लैक ऑफ पर्सनल सेफ्टी। हमारे इंडिया में सेफ्टी बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लड़कियों के साथ छेड़खानी जो है वो उसकी वो बढ़ती जा रही है। तो उसके चलते जो पेरेंट्स जो हैं वो अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने देते, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। नो सजेशन टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन स्पोर्ट्स। कुछ सजेशन है जिसकी वजह से वीमेन स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन जो बढ़ सकता है। सबसे पहले है फैसिलिटीज़। लड़कियों को जो है फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए, स्पेशली जैसे स्कूलों और कॉलेजों के अंदर अलग से ग्राउंड होने चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ताकि लड़कियां जो है वो सेपरेट खेल सकें लड़कों से। सेकंड है फीमेल कोचेस। हर जगह जो है वो फीमेल कोच जो है पॉइंट होने चाहिए, ताकि लड़कियां जो है अलग से कोचिंग जो है फीमेल कोच के अंडर ले सकें। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी। लड़कियों की सेफ्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनको सेफ्टी मिलेगी तो पेरेंट्स जो है लड़कियों को खेलने जरूर भेजेंगे। नेक्स्ट है मीडिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल स्पोर्ट्स को जो है वो प्रमोट करे, ताकि लोग फीमेल स्पोर्ट्स को देखें और उनको एनकरेज करें और उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़े। लोगों को अवेयर करना हेल्थ के बारे में। अगर लोग हेल्थ के लिए अवेयर होंगे तो वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन जो है उसका बढ़ेगा।